Hello बच्चों, I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today teaching class SST class 10th here. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की SST का ये पहला लेसन, राजनीति विज्ञान का पहला लेसन, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता क्या होती है, पहले तो आप ये समझिए सत्ता होती क्या है। सत्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के ऊपर शासन करना, वो होती है सत्ता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के ऊपर शासन करना। सरकार जो जनता के ऊपर शासन करती है, सरकार से जनता से टैक्स लेती है, किसी तरह से सरकार जो है जनता के ऊपर शासन करती है। हमें उसके शासन के अनुसार चलना होता है, उनकी शर्तों को मानना होता है, उनकी शर्तों के अनुसार हमें फॉलो करना होता है। तो वो सत्ता जो है वही शासन है, वही सरकार है। तो सरकार साझेदारी क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता की पावर को एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के उसका डिवाइडेशन होना। इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऊर्ध्वाधर शासन, एक होता है क्षैतिज शासन। ऊर्ध्वाधर शासन क्या होता है? जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिले स्तर पे सरकारें, ग्राम स्तर पे सरकारें, जिला स्तर की सरकारें, ब्लॉक में सरकारें, और इसके बाद अगर शहरों में देखा जाए तो नगर पालिका। यानी कि ऊपर से लेकर के शासन का बंटवारा नीचे की तरफ होना ऊर्ध्वाधर शासन कहलाता है। क्षैतिज शासन क्या होता है? क्षैतिज शासन में आती है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तीन स्तंभ में सरकार को डिवाइड किया जाता है और तीनों स्तंभ को अपनी शक्तियां मिली हुई होती हैं और तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक अगर सरकार शासन को बनाती है तो दूसरी उस संविधान को लागू करती है, उस रूल्स को लागू करती है, और तीसरा जो है उस पर निगरानी रखता है कि शासन में जो ये काम किया गया है, जो बिल पास किया गया है, ये सही रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्षैतिज शासन ये होता है, तीन स्तंभ होते हैं और अलग अलग डिवाइड होते हैं, तीनों को अपनी शक्तियां मिली हुई होती हैं और तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है इसमें। इसके बाद बच्चों, आपके लेसन में जो 10th क्लास का जो लेसन है, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया है। उस टाइम पे यानी 1950 के आसपास के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे बेल्जियम और श्रीलंका में क्या सिचुएशन चल रही थी, कैसी कंडीशन चल रही थी, उसके बारे में इस लेसन में आपको बताया गया है। तो पहले तो आप ये समझिए कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। फ्लेमिश में जो लोग रहते थे, बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक देश है। अभी आप लोगों ने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी, यूरोप की क्रांति पढ़ी, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो अभी मैं मैप में आपको दिखा देती हूँ थोड़ी देर बाद, तो आप समझ लेना। यूरोप का एक देश है बेल्जियम, यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पे फ्लेमिश में जो लोग रहते थे वो डच भाषा का यूज करते थे और वेलोनिया में जो लोग रहते थे वो फ्रेंच भाषा का यूज करते थे यानी बोलते थे। शेष 1% जो लोग बचते हैं वो जर्मन भाषा का यूज करते थे। अब फ्लेमिश में जो लोग रहते थे वो 59% थे और फ्रेंच भाषा का यूज जो लोग करते थे, फ्रेंच भाषा जो लोग बोलते थे, उनकी जनसंख्या 40% थी यानी 40% थी, और जर्मन भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1% थी। अब ये डच लोग जो थे, इनकी संख्या तो ज्यादा थी लेकिन इनके पास उतने ज्यादा अधिकार नहीं थे जितने अधिकार ये फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के पास हुआ करते थे। 40% लोग थे, संख्या में कम थे, लेकिन पावर इनके पास ज्यादा थी, अधिकार इनके पास ज्यादा हुआ करते थे। और ये गरीब मजदूर तबके के यानी मिडिल क्लास के लोग होते थे जो डच भाषा का यूज करते थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे इन लोगों के अंदर शिक्षा का विकास होने लगा। डच भाषा बोलने वाले लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे, अपने अधिकारों को जानने लगे। जब इनको अपने अधिकारों की जानकारी हो गई, तब ये लोग भी, इन लोगों के अंदर जो है ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी कि भाई ये तो आबादी में इतने कम है, फिर भी सभी सुख सुविधाओं का भोगमान
कर रहे हैं फ्रेंच भाषी लोग, और उतनी सुख सुविधाओं, उतने अधिकार हमें नहीं मिले हुए हैं जितने कि हमें भी मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अगर किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे या किसी कहीं पर भी अगर जाते थे, वहाँ कोई वैकेंसी होती थी, वहाँ कोई अधिकार मिलने वाली चीज़ होती थी, तो अगर डच भाषा के लोग, बोलने वाले लोग अगर वहाँ जाते थे, उनके पास डिग्रियाँ, अच्छी खासी डिग्रियाँ होती थी, पूरी उनके पास एजुकेशन होती थी, लेकिन अगर फ्रेंच भाषी लोग वहाँ, कोई फ्रेंच भाषा बोलने वाला कोई एक व्यक्ति पहुँच जाए और उसके पास डिग्रियाँ कम भी हों, तब भी फ्रेंच भाषा बोलने वाले को वो अधिकार दिया जाता था, वो नौकरी दी जाती थी, और डच भाषा बोलने वाले को उस अधिकार से, उस नौकरी से वंचित कर दिया जाता था। तो ये था कि यानी अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त था फ्रेंच भाषी लोगों को, और डच भाषा बोलने वाले लोगों को वो अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद देखा जाए तो श्रीलंका में क्या कंडीशन थी। दक्षिण पूर्व में रहने वाले लोग जो थे वो सिंहली भाषा का यूज करते थे, और ये लोग बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे। और ये तमिल 18% लोग थे जो तमिल भाषा का यूज करते थे, और ये उत्तर पूर्व में रहते थे, तमिल भाषा का यूज करते थे। अब इसमें क्या था, इनकी आबादी अगर देखी जाए तो श्रीलंका में जो लोग रहते थे इनकी आबादी 2.14 करोड़ थी, और यहाँ आबादी, बेल्जियम की आबादी 1.14 करोड़ थी। ये आंकड़े हैं 2017 की, यानी 2017 के आंकड़े हैं ये। यहाँ की आबादी 2.14 यानी 14 करोड़ थी, और यहाँ की आबादी यानी बेल्जियम की आबादी थी 1.14 करोड़। ये अगर देखा जाए तो हमारे देश का एक हरियाणा प्रदेश है, उसके बराबर इनकी जमीन भी, उसी के आकार भी उतना ही है, और अगर देखा जाए तो आबादी भी लमसम हरियाणा प्रदेश के बराबर ही है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 1970 से 93 के बीच में संविधान में, इस बीच संविधान के अंदर 4 बार संशोधन किया गया। चूंकि एक बात अगर कोई बोलता तो दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो संविधान में 4 बार संशोधन किया गया, और केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व सभी जनता को, जब ऐसी सिचुएशन बनी तो उसके बाद जो यहाँ पे सरकार बनी वो बहुत ही अच्छा काम उसने किया कि केंद्र में जो सरकार थी उसमें समान प्रतिनिधित्व सभी लोगों को दिया गया। केंद्र की कई शक्तियाँ सरकार को सुपुर्द की गई, और लोकतंत्र मजबूत हुआ, और सभी पूरे देश का एकीकरण उस समय किया गया। इसके बाद फिर एक भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और पूरे देश का एकीकरण कर दिया गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, बांग्लादेश, यहाँ पे क्या था श्रीलंका में 1983 में तमिलों द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तमिल जो लोग थे, लिट्टे नाम का एक संस्था थी, लिट्टे नाम का एक ग्रुप था, अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी ग्रुप अगर कहें तो औचित्य नहीं होगा, उचित होगा। जो लिट्टे नाम की जो संस्था थी, लिट्टे नाम की संस्था में जो लोग रहते थे वो पूरा क्रांतिकारी दल बन गया था पूरी तरह से। तो उन लोगों में एक सशस्त्र विद्रोह उन लोगों ने कर दिया, और एक गृह युद्ध छिड़ गया उस टाइम पे। कब? 1983 में एक गृह युद्ध छिड़ गया, और सिंहली और तमिल दोनों के समुदाय को भारी नुकसान हुआ। सिंहली भाषा और तमिल भाषा बोलने वाले दोनों में काफी, दोनों लोगों का नुकसान हुआ। अब देखा जाए तो युद्ध होगा तो दोनों साइड के लोग तो मारे जाएंगे ना, किसी एक साइड के लोग नहीं, दोनों साइड के लोग मारे जाते हैं। नुकसान, क्षति दोनों साइड के लोगों को झेलनी पड़ती है। लोकतंत्र कमजोर हो गया, देश की स्वतंत्रता उस टाइम पे खतरे में थी। बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है? अभी तक आप लोगों ने देखा सत्ता का विभाजन, सत्ता के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप। सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है, क्यों सत्ता को डिवाइड किया जाता है, इस बारे में आप देखते हैं। युक्तिपरक कारण, लाभकारी कारण, युक्तिपरक कारण, लाभकारी कारण तर्क जो श्रीलंका ने अपनाया था, उसने देखा कि कहाँ हमारा लाभ हो रहा है, कहाँ हमारा हित सिद्ध हो रहा है, उसको श्रीलंका ने अपनाया था। और नैतिक कारण, सत्ता की साझेदारी जो कि बेल्जियम ने अपनाया था उस टाइम पे, बेल्जियम ने अपनाया था। नैतिक कारण,
यानी कि सभी जनता को समान रूप से सभी जगह पे अवसर की समानता दी जाए। तो सभी समूहों को एक बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये बेल्जियम ने अपनाया था उस टाइम पे। अब देखते हैं बच्चों क्षैतिज वितरण क्या होता है। क्षैतिज वितरण मैंने शुरू में ही आपको बताया था। क्षैतिज वितरण क्या होता है, जिनमें क्षैतिज वितरण कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्षैतिज वितरण तीन प्रकार से इसमें तीन पार्ट में सरकार को डिवाइड किया जाता है। पहला है विधायिका। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। कानून बनाने का अधिकार विधायिका का होता है। इसमें कौन कौन बैठते हैं, सांसद और विधायक बैठते हैं। विधायिका में सांसद और विधायक बैठते हैं। कार्यपालिका में कानून को लागू करने का अधिकार है। कार्यपालिका के पास अधिकार है कानून को लागू करने का। प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे लोग इसमें बैठते हैं। इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बना है उस पर निगरानी रखना, काम सही तरीके से हो रहा नहीं हो रहा इसकी देखभाल करना, और कानून का पालन करवाना न्यायपालिका का काम होता है। इसके अंतर्गत न्यायाधीश लोग आते हैं जो न्याय सुनाते हैं लोगों को। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है। केंद्र सरकार होती, ऊपर से नीचे शक्तियों का बंटवारा। केंद्र सरकार होती है, फिर प्रांतीय स्तर पे सरकार होती है, फिर जिले स्तर पे सरकार होती है। जिले के बाद वहाँ पे ग्राम स्तर आ जाता है, गांव आ जाता है, और शहरों में नगर पालिका आ जाती है। इतना समझ गए बच्चों। नैतिक कारण में सत्ता की साझेदारी बेल्जियम ने अपनाया था कि सभी को समूह प्रतिनिधित्व समान रूप से सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्षैतिज वितरण में कौन कौन आता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। विधायिका के पास क्या अधिकार होते हैं, कानून बनाने का अधिकार होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई कानून है तो वो सिर्फ विधायिका बनाएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई कानून विधायिका नहीं बना रही है तो उसकी शक्ति को कंट्रोल करके कार्यपालिका भी कानून को बना सकती है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो न्यायपालिका भी कानून को बना सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायिका ही कानून को बनाएगी। तीनों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कानून को लागू करवाने का अधिकार कार्यपालिका का होता है, उस पर निगरानी रखने का अधिकार होता है न्यायपालिका का। बच्चों सामुदायिक सरकार होती है। सत्ता की साझेदारी आप लोग लेसन पढ़ रहे हैं, और सत्ता की साझेदारी लेसन में सामुदायिक सरकार कैसी सरकार होती है, जिसमें दबाव समूह होते हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं। दबाव समूह होते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती हैं। अब दबाव समूह क्या होते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालना। इसके बाद राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी होती हैं जो अपने अपने वोट चुनाव में खड़ी होती हैं चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद कुछ के पास बहुमत प्राप्त हो जाता है, किसी पार्टी के पास बहुमत प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन की सरकार भी बन जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो फिर सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से हुआ, व्यापारी, उद्योगपति, किसान और मजदूर, औद्योगिक मजदूर, जो उद्योगों में लगे हुए मजदूर, इनके बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, सामाजिक समूह। ये बेल्जियम में कैसे सामाजिक समूह थे, जिनमें सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त था। जैसे भाषाई अधिकार पे, जो लोग भाषा के अधिकार पे डिवाइडेशन चाहते थे उनको भी समान अधिकार दिया गया। धार्मिक अधिकार पे उनको भी समान अधिकार का दर्जा दिया गया। जाति आधार पे भी समान अधिकार दिया गया। उसके बाद बहुसंख्यकवाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बच्चों, ये श्रीलंका की बात हो रही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सिंघली प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सिंघली लोग जो 59% लोग जो सिंघली थे वो क्या थे, सिंघली लोग अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसमें क्या हुआ, 1956 में कानून बनाया गया और सिंघली को राजभाषा बनाया गया। उसके बाद नौकरी, विद्यालयों में प्राथमिकता दी गई, सभी लोगों को नौकरी और विद्यालयों में प्राथमिकता दी गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया।
तमिलों को उतना संरक्षण नहीं दिया गया, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से संरक्षण दिया गया। सिंहली भाषा जो थी, बोलने वाले जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। इसके बाद फिर क्या हुआ, गठबंधन सरकार विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव के द्वारा सत्ता में साझेदारी करती थी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव के द्वारा जब चुनाव जीत जाती थी तो सत्ता में साझेदारी करती थी। गठबंधन की सरकार भी बनती थी। कई बार एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता था तो गठबंधन की सरकार बनती थी, यानी कि मुख्यमंत्री कोई और है, उप मुख्यमंत्री कोई और है, इस प्रकार से गठबंधन की सरकार बनती थी। इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा सत्ता की साझेदारी, किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी होती है। कई बार एक बहुमत नहीं होता तो पूर्ण बहुमत नहीं किसी को मिलता है तो उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। आपके इस लेसन में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बताया गया है बच्चों। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश की भी यही स्थिति है। जब हमारे देश में अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जा रहे थे उस टाइम पे हमारे यहाँ भी ऐसी सिचुएशन आई थी जब हमारा संविधान बनाया गया। संविधान बन गया, उसके बाद सभी को समान अधिकार दिए गए। जब सभी को समान अधिकार वितरित कर दिए गए, समान अधिकारों पे कानून लागू किया गया और उस प्रकार से कानून से एक सिस्टम बना जिसके आधार पे हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है, जिससे कि गृह युद्ध की स्थिति नहीं हो सकती, चूँकि स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बच्चों, अगर ये लेसन आपको समझ आ गया हो, अगर नहीं भी आया हो तो भी कमेंट करना। अगर लेसन समझ आ गया हो तो कमेंट जरूर करना, कहीं कोई डाउट है तो भी कमेंट करना और इसे एक लाइक जरूर करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।